पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महंगाई को लेकर कांग्रेस का बंद मिला जुला दिखाई दिया असर। लाल बर्रा और कटंगी बंद से बेखबर। रविवार से शुरू होगी 2 ट्रेन। जबलपुर चांदा पोर्ट का जिले वासियों को मिलेगा लाभ। रीवा इतवारी का नहीं स्टॉपेज। बहू निकली सास की हत्यारी। पुलिस ने किया मामला दर्ज। खुलासे के बाद से हुई बहू फरार। मध्याह्न भोजन रसोइया महिलाओं का आंदोलन। काली पुतली पर 1 घंटा तक चक्का जाम। ओलावृष्टि से जिले के 80 गांव के 6000 हेक्टेयर की फसल को नुकसान। मरहम लगाने नहीं पहुंचे सत्ता और विपक्ष के प्रतिनिधि। और अब खबरें विस्तार से। नगर के वार्ड नंबर 12 बूढ़ी में एक व्यक्ति ने 2 बेटी होने पर और बेटा पैदा नहीं होने पर अपनी पत्नी से जहां तलाक की मांग की, वहीं तलाक न देने पर पत्नी को मारपीट कर उसे जान से मार डालने की धमकी दे दी। कोतवाली पुलिस ने साफिया खान के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति मुजीब खान पिता नजीब खान वार्ड नंबर 12 बूढ़ी बालाघाट निवासी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 12 बूढ़ी बालाघाट निवासी साफिया खान घरेलू काम करती है, जिसकी 2 बेटियां हैं। 20 फरवरी को सुबह 9 बजे घरेलू बातों को लेकर साफिया खान को उसके पति मुजीब खान ने हाथ बुक्कों से मारपीट किया। पीड़िता की शिकायत पर पति मुजीब खान पिता नजीब खान के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा एक छत के नीचे शिक्षा और छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था के अनुसार कन्या शिक्षा परिसर की परिकल्पना की गई थी, जिसके तहत जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर कोंगलई पंचायत में लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित कन्या शिक्षा परिसर का निर्माण कार्य करवाया गया है। लेकिन कन्या शिक्षा परिसर के भीतर कुछ काम पूर्ण नहीं होने की वजह से आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त ने भवन लेने से इनकार कर दिया है। सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा के अनुसार कन्या शिक्षा परिसर के भीतर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर इतने बड़े भवन के हिसाब से वाटर ड्रेनेज सिस्टम के साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग का भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है। इससे भविष्य में इतने बड़े परिसर के लिए पानी का संचय आज से नहीं किया जाएगा तो परेशानी होना तय है। कन्या परिसर बालाघाट का भवन पूर्ण हो गया है और इसका पूर्णता प्रमाण पत्र भेजकर इसके हैंडओवर के लिए भी PIU द्वारा हमारे पास दस्तावेज भेजे गए थे। लेकिन मौके पर निरीक्षण कराए जाने में कुछ छोटी छोटी कमियां अभी वहां रह गई हैं, तो उनके लिए PIU को पत्र लिखा गया है कि वो उन कमियों की पूर्ति कर दें, जिससे कि हम वो भवन जो है हैंडओवर कर सकें। वहाँ जैसे इंटरनल रोड वो ठीक नहीं है, वो ऊपर नीचे है, वो नहीं बनी है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हुई है और थोड़ा पानी निकासी की जो व्यवस्था वगैरह है उसमें भी छोटी छोटी कमियां हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए उनको लिखा गया है। जिले के भीतर वर्तमान समय में 3 कन्या शिक्षा परिसर भवन का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें बालाघाट और बैहर कन्या शिक्षा परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। परसवाड़ा का भवन निर्माणाधीन है। नहीं, कोई भी भवन जो निर्मित होता है तो उस भवन का कार्य जब पूर्ण हो जाता है तभी वो हैंडओवर किया जाता है। तो भवन का कार्य जो पूर्ण हो जाएगा तो वो बिल्कुल हैंडओवर कर लिया जाएगा। कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट के 3 भवन बने हैं, जिसमें बालाघाट और बैहर का भवन कंप्लीट हो चुका है और परसवाड़ा अभी निर्माणाधीन है। तो परसवाड़ा PIU का ये कहना है कि वो मार्च आखिर तक वो परसवाड़ा भी देने की स्थिति में।
सीधी में हुए सड़क हादसे के बाद शासन के निर्देशों के तहत बसों के फिटनेस और परमिट को लेकर जिला परिवहन विभाग के द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़वाल के द्वारा यातायात विभाग की टीम के साथ बस स्टैंड पहुंचकर बसों पर कार्रवाई की गई। जहां एक बस का फिटनेस रद्द कर दिया गया, वहीं एक बस को अधिक सवारी ले जाने पर यातायात थाने में खड़ा करवाया गया है। वहीं कार्रवाई के दौरान जब बसों की चेकिंग की गई तो कई बसों के विंडो खिड़की जाम पाई गई, जिन्हें जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा समझाइश दी गई, लेकिन परिवहन विभाग की यह कार्रवाई औपचारिकता पूर्ण दिखाई दी और कार्रवाई के दौरान चुनिंदा बसों को ही निशाना बनाया गया। इस संदर्भ में जब जिला परिवहन अधिकारी से चर्चा की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। अग्निशमन नियंत्रण ना होना, आपातकालीन द्वार का प्रॉपर ना खुलना, ठीक है, पीछे कांच में जाली लगे होना और प्रॉपर फिटनेस ना होना, ओवरलोड, बीमा, पीयूसी आदि की जांच की जा रही है और ये कार्रवाई मेरे द्वारा पिछले 3 दिनों से की जा रही है और आगामी चलती रहेगी। जैसे आज मैंने 4 बसों को ओवरलोड होने पर जब्त किया और उनकी परमिट निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अभी आपके सामने बस स्टैंड पे एक अली रोडवेज की बस है, उसमें भी ओवरलोड था, उसमें भी परमिट निरस्त कार्रवाई। अभी कुछ ऐसी बसें हैं जो जिनका परमिट नहीं है और फिटनेस में जो खड़ी नहीं उतर रही है, तो क्या इसके लिए कोई चेक किया जा रहा है? कल जैसे एक बस बिना परमिट की जब्त किया है और ऐसी आज भी कार्रवाई होती रहेगी तो जो भी मिलेगी और यातायात प्रभारी भी हैं इनके साथ में भी, ये भी जो भी बसें पाई जाएंगी। फिटनेस की वैलिडिटी 2 साल होती है, 1 साल होती है, उस बीच में 1 साल के पीरियड में गाड़ी में हो सकता है कि यात्री करे भैया आज हमने फिटनेस दी, कल गाड़ी में कुछ हो सकता है, वो तो निरंतर चेक करेंगे, एनफोर्समेंट मामला चेक करता है हमारा और थोड़े से ऑफिस में स्टाफ की कमी है, लेकिन फिर भी समय समय पर फिटनेस लिस्ट की जाएगी। जैसे पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेन रीवा इतवारी इंटरसिटी का नामकरण हरे माधव एक्सप्रेस किए जाने की मांग को लेकर शनिवार को हरे माधव समिति बालाघाट के पदाधिकारियों द्वारा स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हरे माधव समिति के पदाधिकारियों ने रीवा तक चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन का नाम हरे माधव एक्सप्रेस किए जाने की मांग की। स्टेशन प्रबंधक को सौंपे गए इस ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान हरे माधव समिति के जिला अध्यक्ष विनोद कारड़ा ने बताया कि माधव नगर मध्य भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कटनी में हरे माधव दरबार साहिब स्थित है। हरे माधव धाम में संपूर्ण देश से श्रद्धालु भक्त जनों का आना जाना होता है। रीवा तक चलाई जाने वाली गाड़ी का नाम हरे माधव एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। आज चूँकि मैं रेलवे महाप्रबंधक जी के साथ मिलकर उन्हें इन चीज़ों से अवगत कराया है कि जो चीज़ अभी अमरावती से लेके रीवा तक एक ट्रेन चल रही है उसका नाम हरे माधव एक्सप्रेस के नाम से घोषित किया जाए। ये हमारा अनुरोध है शाखा प्रबंधक जी से और पीयूष गोयल जी से। इससे अमरावती से लेके रीवा तक जितने भी हम अपनी सेवादारी भाई हैं जो हरे माधव दरबार से जुड़े हुए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं, है ना, और हम चाहते हैं कि एक हमारे इस संस्था के नाम पे एक ट्रेन चलाई जाए। जिले की विभिन्न शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने का काम करने वाले रसोइया बहनों को पिछले 9 महीने से शासन द्वारा मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे जिले की समस्त रसोइया काफी नाराज हैं। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को 6 दिन बीत जाने के बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा कोई सुध न लिए जाने से संगठन के पदाधिकारी भड़क उठे, जिन्होंने शनिवार को नगर में एक रैली निकालकर नगर के कालीपुतली चौक में चक्का जाम कर दिया, जो लगभग 1 घंटे तक चलता रहा, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध रहा। हमारा जो मानदेय होता है 2000 रुपए, वो कोरोना काल से अभी तक नहीं मिला। लगभग 1 साल होने को आया।
और अभी तक एक भी महीने की राशि हमारे अकाउंट में नहीं डल चुकी है। तो आप ये बताइए कि 1 साल से हमारी माताओं को, बहनों को, जो रसोईया बहनें हैं, उनको पेमेंट नहीं किया गया, तो क्या करें? चक्का जाम ना करे तो अभी तो कब तक चलेगा ये आपका चक्का जाम? जब तक हमें शासन प्रशासन नेता पर नेता आके ऐसा ना कहे कि हम तुम्हें आश्वासन लिखित में चाहिए, हमें आश्वासन कि कब तक हमारे अकाउंट में राशि आ जाएगी और कब तक नहीं, तब तक हम लोग चक्का जाम रैली रखेंगे। आज जो चक्का जाम किया गया, आज हमारा 6वां दिन है, धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हजारों महिला बैठी, शासन प्रशासन ने सुध नहीं ली, अपनी जायज मांगों को लेकर बैठे हैं महिलाएं हैं। ये बालाघाट के अंदर 10 से 12 हज़ार महिला है, आंगनबाड़ी स्कूल में काम करने वाली। इनको कोरोना काल से आज दिनांक तक 2000 रुपये जो मानदेय शासन ने देती थी, वो आज दिनांक तक नहीं दी है। आंगनबाड़ी की रसोइया को 500 रुपये दिया जा रहा है, वो भी नहीं दी सरकार ने। सरकार से हम मांग कर रहे हैं, बार बार शांतिपूर्वक हम ढंग से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन को अवगत कराया गया। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन आज तक जू तक नहीं रेंगे गई है। तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि मानदेय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही महिला संघ के माध्यम से आज काली पुतली चौक में चक्का जाम कर दिया था, जबकि इन्हीं मांगों को लेकर फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट बीआरसी द्वारा प्रेषित कर दी गई है। उनका अप्रैल से अब तक का जो मानदेय है वो नहीं मिला है, उस कारण को लेकर इन्होंने पहले धरना प्रदर्शन किया और आज आकस्मिक तौर पर काली पुतली चौक में इन्होंने चक्का जाम करने जैसी स्थिति निर्मित की थी। तो कलेक्टर महोदय के निर्देश पर फिर मैं यहाँ पर आया, उनको आश्वासन मेरे द्वारा दिया गया है कि 10 महिलाओं का जो समूह है वो सोमवार को कलेक्टर महोदय से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार के स्तर पर जो भी वहाँ पर इनके बारे में कार्य हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जहाँ तक हमारी जानकारी में बीआरसी ने बताया है कि इनका जो मानदेय का पैसा है उसकी फाइल फाइनेंस विभाग को पुटअप हो चुकी है और वहाँ से निर्णय होना बाकी। जैसे वहाँ से निर्णय होगा तो पूरे मध्य प्रदेश में, बालाघाट जिले की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में रसोइयों का जो पैसा है उनके खातों में संभवतः पहुँच जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती समारोह में सम्मिलित होने जिला मुख्यालय पहुंचे राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल 19 फरवरी को देर शाम 7:30 बजे अल्प प्रवास पर लालबर्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान के पेट्रोल पंप पर सौजन्य भेंट की, जिसके बाद लालबर्रा गार्डन का भ्रमण कर ग्राम पंचायत क्षेत्र में करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं दी। इस सौजन्य भेंट के दौरान पद्मेश से खास चर्चा में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि पूरे देश में अब किसानों से जुड़ी एक ही लड़ाई और संघर्ष की राह दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इस देश के लोगों के विश्वास को ठगा है और लूटा है, अब यह चेहरा जग जाहिर हो रहा है। लेकिन इस देश के गरीब किसान भले गरीब हो सकते हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझा और उसकी अगुवाई किया। इस कानून में मोदी जी जो है कहते हैं कि माने हमने एमएसपी बंद नहीं किया है, हमारी मंडियां रहेंगी, और एक तरफ कहते हैं कि एक देश एक मंडी और दूसरी तरफ प्राइवेट मंडी सरकारी मंडी दोनों रहेंगी। तो अपने आप में विरोधाभास है। जब एक मंडी है तो फिर या तो मंडी रहे सरकारी रहे, लेकिन उसके पीछे नियत इनकी ठीक नहीं है। तो सर क्या लगता है कब तक की जंग चल पाएंगी? नहीं, तो वही कह रहे हैं कि उसकी जो नियत है उसको बारीकी को हमारा किसान परख लिया है। वो चाहते हैं कि माने आपसे FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये माने गल्ला पूरा खरीदता है और यही गल्ला सरकार जो है गरीबों को 1 रुपये में बांटती है। आज हमारा FCI जो है कर्ज पे इतना डूबा हुआ है कि दिवालिया हो रहा है। 14 से लेकर के आज तक 1 पैसा इसका बजट नहीं बढ़ाया गया। सरकार चाहती है कि किसी तरह ये सिस्टम आपसे आप ठप हो जाए और उधर दूसरी तरफ पूंजीपतियों के बड़े गोडाउन बन करके तैयार हैं। जिले के परसवाड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम नाटा के नीमटोला में 1 वर्ष पहले बहू द्वारा खाने में जहर देने से 65 वर्षीय वृद्धा तीतोबाई मरावी की मौत हुई थी, जिसका खुलासा हाल ही में FSL सागर से आई रिपोर्ट में हुआ है। परसवाड़ा पुलिस ने मर्ग जांच उपरांत तीतोबाई की जहर देकर हत्या करने के आरोप में उसकी बहू सुरेखा पति सुखराम मरावी 30 वर्ष के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। बताया गया है कि यह महिला सुरेखा घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक
27 दिसंबर 2019 को 9 बजे सुरेखा मरावी ने खाना बनाकर अपनी सास तीतोबाई को खाना खाने के लिए दिया था, जिसके बाद तीतोबाई की तबीयत खराब हो गई, जिसे परसवाड़ा अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां से जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका तीतोबाई का बिस्तरा एवं जब्तशुदा खाना FSL सागर भेजा गया था। मर्ग जांच दौरान 19 फरवरी को FSL सागर में रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में जहर का होना पाया गया। मर्ग जांच में पाया गया कि घटना दिनांक 27 दिसंबर को 9 बजे सुरेखा ने खाना में जहर मिलाकर अपनी सास तीतोबाई को दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। उपनिरीक्षक जितेंद्र यादव ने मर्ग जांच उपरांत तीतोबाई की हत्या करने के आरोप में उसकी बहू सुरेखा मरावी के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। घटना के बाद से सुरेखा फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को मच्छर का काटना इतना नागवार गुजरा कि सीधी के जिला प्रशासन ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए आनन फानन में सीधी के सर्किट हाउस प्रभारी इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वही मच्छर अगर आम आदमी को काट ले तो उसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। मच्छरों से परेशानी का ताजा मामला जिला अस्पताल में सामने आया है, जहां मरीज इन दिनों मच्छरों से परेशान है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल के मरीजों को मच्छरों की वजह से रात को नींद नहीं आ रही है और अस्पताल प्रशासन की मनाही होने पर वे मच्छर को दूर भगाने के लिए अगरबत्ती या अन्य उपाय का सहारा भी नहीं ले पा रहे हैं। जिला अस्पताल में मच्छर पनपने की असली वजह साफ सफाई का अभाव बताया जा रहा है, जहां जगह जगह गंदगी होने के कारण भारी संख्या में मच्छर पनप रहे हैं और जो मरीज वहां अपना उपचार करवाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें वे अपना शिकार बना रहे हैं। सवाल यही है कि प्रदेश के मुखिया को मच्छर ने काटा तो इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया, और यदि वही मच्छर आम आदमी को काटता है या मरीज को नुकसान पहुंचाता है तो फिर संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती। अच्छा, कैसे करते हैं फिर मच्छर भगाने के लिए आप लोग? पंखा चालू करते हैं। अच्छा, अगरबत्ती वगैरह? अगरबत्ती नहीं मिलती यहाँ पे। अस्पताल प्रबंधन ने मना किया अगरबत्ती? गैस चालू है, रात में लगाए थे। अच्छा, आपने लगाए थे? लगाए थे। क्या बोले गैस चालू है तो मत लगाओ, मच्छरों की समस्या बनी हुई है। जैसे आप बोल रहे हैं तो सब आप थोड़ा बहुत तो चलाएगा। काका जी, कितने दिनों से भर्ती हैं आप? मैं 2 दिन से भर्ती हूँ, कल से। अच्छा, तो दिक्कत हो रही है मच्छरों की? मच्छरों की थोड़ी दिक्कत हो रही है। गैस चालू है, बोलिए रात में लगाए थे तो। अच्छा, आपने लगाए थे? लगाए थे। क्या बोले गैस चालू है तो मत लगाओ? नहीं, मच्छरों की समस्या बनी हुई है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मच्छर। सिविल सर्जन AK जैन ने बताया कि मच्छरों से मरीजों को निजात दिलाने के लिए सभी वार्ड की खिड़कियों में जालियां लगाई गई हैं, लेकिन लोग लकड़ियों का दरवाजा खुला रख देते हैं। वहीं खिड़कियों की जालियों पर पान गुटखा मसाला आदि थूकने से जालियां फट गई हैं और मच्छर अंदर आ जाते हैं। उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों से सहयोग बरतने की अपील की है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए होते हैं। यदि कोई मरीज या उसका परिजन अगरबत्ती जलाते हैं या कोई जलन सी चीज का प्रयोग करते हैं तो इसकी आग लगने का खतरा बना रहता है, जिसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को मच्छर अगरबत्ती जलाने के लिए मना किया गया है। मच्छरों से निजात दिलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की बात कही गई। लालबर्रा नगर मुख्यालय स्थित विश्राम गृह में 20 फरवरी को दोपहर 1 बजे से ब्लॉक अंतर्गत निवासरत JCB मशीन मालिकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें JCB मशीन संचालन में आ रही विभिन्न परेशानियों के निराकरण के लिए JCB संघ का गठन किया गया। इस बैठक में सर्वसहमति से पूर्व जनपद अध्यक्ष डोलेंद्र ठाकरे को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक के दौरान डीजल के दामों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए लगभग 10 वर्ष पहले से निर्धारित किराया 900 रुपए प्रति घंटे को बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति घंटा करने का निर्णय लिया गया। उपाध्यक्ष है, श्री बीकम पारसी जी भी उपाध्यक्ष है, श्री प्रशांत चंद्रमा सचिव है, श्री उमेश आसवाले कोषाध्यक्ष है, श्री दिलीप हरिखरे जी सचिव है, श्री अशोक इंदरमानी सचिव है, श्री उमेश चौधरी सचिव है। पहले तो आपको राजस्थानी लोगों को रोकना पड़ेगा,
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। महंगाई को लेकर कांग्रेस का बंद मिला जुला दिखाई दिया असर, लाल बर्रा और कटंगी बंद से बेखबर। रविवार से शुरू होगी 2 ट्रेन, जबलपुर चांदापोर्ट का जिले वासियों को मिलेगा लाभ, रीवा इतवारी का नहीं स्टॉपेज। बहू निकली सास की हत्यारी, पुलिस ने किया मामला दर्ज, खुलासे के बाद से हुई बहू फरार। मध्याह्न भोजन रसोइया महिलाओं का आंदोलन, काली पुतली पर 1 घंटा तक चक्का जाम। ओलावृष्टि से जिले के 80 गांव के 6000 हेक्टेयर की फसल को नुकसान, मरहम लगाने नहीं पहुंचे सत्ता और विपक्ष के प्रतिनिधि। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।